हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे जो क्लोन है, क्लोन के प्रकार, जिसमें नंबर 1 पर हमने पढ़ लिया था जीन क्लोनिंग, नंबर 2 पे हमने पढ़ लिया था सामान्य क्लोनिंग। और सामान्य क्लोनिंग जो है वो 2 प्रकार की थी, प्रजननी क्लोनिंग और चिकित्सकीय क्लोनिंग। और प्रजननी क्लोनिंग में हमने 3 मेथड पढ़े थे, 3 टेक्निक पढ़ी थी, ब्लास्टोमियर टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक और होनोलुलु टेक्निक। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक। केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीक पढ़ने के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता अपना डोली सिफ, डोली भेड़ का। देखो, डोली भेड़ जो है उसका चर्चा में रहने का क्या कारण था, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी क्लोन बनाए गए थे, लेकिन डोली भेड़ जो है वही चर्चा में क्यों रही और वो कैसे मतलब कि डोली भेड़ का निर्माण हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डोली जो भेड़ है उसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। 5 जुलाई 1996 को रोजलिन एक इंस्टीट्यूट है स्कॉटलैंड में, रोजलिन इंस्टीट्यूट जो है उसमें हुआ था, और ये इंस्टीट्यूट है स्कॉटलैंड में। देखो, डोली जो है ना वो पहली क्लोन नहीं थी, डोली भेड़ पहली क्लोन नहीं थी और ना ही प्रथम कोई स्तनधारी थी। डोली भेड़ ना तो कोई प्रथम क्लोन थी और ना ही कोई क्या थी, प्रथम स्तनधारी थी। ना ही कोई पहली क्या थी, क्लोन थी, और ना ही पहली कोई स्तनधारी थी, लेकिन फिर भी ये चर्चा में रही। इसका कारण ये है क्योंकि डोली भेड़ जो है उसका जो निर्माण होता है, निर्माण जो किया था वो वयस्क कोशिका से किया था। डोली भेड़ का निर्माण जो वयस्क कोशिका होती है उससे किया था। क्योंकि हमने पढ़ा था, 2 चीज़ें पढ़ी हमने, एक तो ग्राही कोशिका, अंड कोशिका थी, अंड कोशिका जिसमें केंद्रक को ट्रांसप्लांट कर रहे थे, और एक दाता कोशिका, मतलब कि जो कोशिका ले रहे थे, जिसका मतलब कि हम न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफ़र करवा रहे थे, 2 सेल ले रहे थे हम। और जो हमने आपको बताया था कि जो अंड कोशिका होती है वो लेते हैं एक तो, और एक हम लेते हैं मतलब कि भ्रूणकी कोशिका, क्योंकि जो भ्रूणकी कोशिका होती है उसमें विभाजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए सामान्यतः क्लोनिंग के टाइम पर भ्रूणी कोशिकाओं को सिलेक्ट किया जाता था, उनका ही चुनाव होता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चर्चा में रहने का प्रमुख कारण यही है डोली भेड़ का, ना तो कोई ऐसा था कि पहली बार क्लोन बना था, क्योंकि इससे पहले जॉन गुर्दन ने बना दिया था 1969 में, और लेकिन ना ही कोई ये मतलब कि पहली स्तनधारी थी। लेकिन इसके चर्चा में रहने का प्रमुख कारण यही था क्योंकि डोली से पहले जितने भी क्लोन बनाए गए थे, डोली से पहले वो सभी के सभी, उनकी जो दाता कोशिकाएं होती हैं, दाता कोशिका वो भ्रूण की होती है, एम्ब्रायो की थी, मतलब कि जिसका केंद्रक काम आता है, और केंद्रक दाता कोशिका का होता है। और वो दाता कोशिकाएं कैसे थी, एम्ब्रायोनिक थी, भ्रूणकी कोशिकाएं थी। लेकिन जो यहाँ पर जो डोली भेड़ बनी थी वो एक वयस्क की थी, 6 साल की जो एक भेड़ थी उससे बनाया गया था, कोई एम्ब्रायोनिक सेल नहीं थी। तो सबसे पहले अब बात करते हैं डोली का निर्माण। डोली का निर्माण जो है वो क्या था, इयान विल्मुट ने, इयान विल्मुट जो साइंटिस्ट है उसने, इयान विल्मुट ने सबसे पहले इसका निर्माण किया डोली भेड़ का। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले फिनडोरसेट, फिनडोरसेट यानी कि वाइट फेस वाली जो भेड़ थी, मतलब कि जिसका मुंह सफ़ेद था, उससे उन्होंने उसकी जो मतलब कि स्तन ग्रंथि जो है, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि से 277 कोशिकाएं ली, स्तन ग्रंथि से 277 कोशिका ली। फिनडोरसेट जिसका फेस कैसा था, वाइट फेस था, और उससे उसने स्तन ग्रंथि से 277 कोशिकाएं ली। उसके बाद लेने के बाद उसने इन 277 कोशिका को बिना पोषक माध्यम में रखा, मतलब कि प्रयोगशाला में रखा 5 दिन तक, और उन्हें
पोषक माध्यम में नहीं रखा, मतलब कि उनको जीवित रहने के लिए या फिर उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए उनको पोषक तत्व जो है वो नहीं दिए। किसने? इयान विल्मुट ने। और उन्हें 5 दिन तक प्रयोगशाला में रखा। किनको? इन मेमोरी सेल को, स्तन कोशिका को, जिनकी संख्या कितनी थी? 277। 5 दिन के बाद ये जो 277 कोशिका थी, इन्होंने मतलब कि अपना अस्तित्व खो दिया कि ये स्तन की कोशिकाएं हैं। उसके बाद विल्मुट ने क्या किया? एक स्कॉटिश भेड़ थी, ब्लैक फेस वाली, काले मुंह वाली, इससे इसने एग सेल को निकाला। और एग सेल जो है, एग सेल को निकाल कर उसको क्या कर दिया? यूवी रेज से उसके न्यूक्लियस को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और इसको बना दिया विदाउट न्यूक्लियस एग सेल, यानी कि बिना केंद्रक वाली अंड कोशिका बना दिया। ठीक है। अब उसके बाद जो 277 कोशिकाएं थी उनका और इस विदाउट सेल यानी कि अंड कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं है, इनको आपस में क्या करवा दिया? फ्यूज करवा दिया इलेक्ट्रोलाइटिक रेडिएशन से। और इनसे सिर्फ और सिर्फ मात्र 29 एम्ब्रायो बने, 29 एम्ब्रायो बने। और इन 29 एम्ब्रायो को उसने 13 भेड़ के अंदर क्या कर दिया? ट्रांसप्लांट कर दिया 13 भेड़ के अंदर। और ये 13 जो भेड़ थी वो थी ब्लैक फेस वाली, ब्लैक फेस वाली। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सी भेड़ का आया है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो आया है फिनडोरसेट का, वाइट फेस वाली का। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है हमने वो नष्ट कर दिया, इसका जो न्यूक्लियस है उसको हमने क्या करवाया? ट्रांसप्लांट करवाया है। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सी सेल का है? वो है फिनडोरसेट का, और जिसका फेस, मुंह कैसा है? सफ़ेद है। और स्कॉटिश भेड़ जो है इसका मुंह कैसा है? ब्लैक है। जब इन दोनों के बीच में इन्होंने मतलब कि संवर्धन माध्यम में रखा, रखने के बाद जब इनसे जो भ्रूण बने वो सिर्फ 29 बने। और इन 29 जो भ्रूण बने उसको 13 भेड़ के अंदर स्थानांतरित करवाया। और वो 13 भेड़ कैसी थी? ब्लैक फेस वाली थी, काले मुंह वाली थी। उसके बाद इन 13 भेड़ में जो 29 एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र करवाया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक जो सीप थी ब्लैक फेस वाली, वही क्या हुई? गर्भवती हुई, बाकी नहीं हुई। सिर्फ एक भेड़ क्या हुई? गर्भवती हुई। और इस तरीके से जब इसकी गर्भावधि पूर्ण हुई भेड़ की 148 दिन के बाद, उस 148 दिन के बाद 5 जुलाई 1996 को एक इस भेड़ ने मतलब कि जो ये ब्लैक फेस वाली थी, क्योंकि किस में रखा था? ब्लैक फेस वाली जो है ये है ब्लैक फेस वाली, ब्लैक फेस वाली जो है इसके अंदर क्या करवाया था? स्थानांतरित। और इनमें से सिर्फ एक ही भेड़ क्या हुई? गर्भवती हुई, जो 148 दिन के बाद क्या किया? 148 जो दिन था उसके बाद में क्या कर मतलब इसने एक मादा भेड़ को जन्म दिया, मादा भेड़ को क्या दिया? जन्म दिया। और जिसका नाम वहाँ की एक गायिका थी डोली पैटर्न, वहाँ की एक गायिका थी डोली पैटर्न, उस डोली पैटर्न के नाम पर इसका नाम डोली रखा गया। कुछ वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो डोली भेड़ है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार भेड़ होगी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार शरारती भेड़ होगी, लेकिन डोली भेड़ बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, सामान्य थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि डोली जो है वो समय से पहले बूढ़ी हो जाएगी, समय से पहले क्या हो जाएगी? बूढ़ी, क्योंकि उसका जो केंद्रक है वो केंद्रक किसका था? फिनडोरसेट का था। और ये फिनडोरसेट भेड़ से जब केंद्रक को लिया था, यानी कि स्तन कोशिका को लिया था, तब ये फिनडोरसेट 6 साल की थी। इसकी एज कितनी थी? 6 साल। तो कुछ वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो डोली भेड़ है
वो समय से पहले बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका केंद्रक 6 वर्ष पुरानी जो भेड़ है उससे लिया गया था। लेकिन डोली भेड़ बिल्कुल सामान्य थी, नॉर्मल थी, शांत स्वभाव की थी। डोली भेड़ जो है वो प्रजनन किया, डोली भेड़ ने नॉर्मल तरीके से, यानी कि प्रजनन करने में क्या रही, सफल रही। और 13 अप्रैल 1998 को उसने एक मेमने को जन्म दिया, और जो मेमना था उसका नाम रखा गया बोनी। बोनी। और बोनी जो था इसका पिता, वो था डेविड। कौन था? डेविड, जो एक मेंढा था वेल्स माउंटेन। वेल्स माउंटेन एक मेंढा था, जो बोनी का क्या था? पिता डेविड। उसके बाद डोली की मृत्यु हो गई 14 फरवरी 2003 को, क्योंकि इसकी फेफड़ों में क्या हो गया था? संक्रमण। वैसे इसकी मौत नहीं हुई थी, इसको मतलब कि एक चीर निद्रा में सुलाया गया था, इसको जानबूझकर मारा गया था, इसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। तो जो वैज्ञानिक और डॉक्टर थे वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम में थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा, इसलिए डॉक्टर ने क्या किया, इसको मतलब कि चीर निद्रा में सुला दिया। मारी नहीं थी, इसको एक इंजेक्शन लगाकर मारा गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीके से क्या हो रही थी? तड़फ रही थी। इसलिए डॉक्टर ने 14 फरवरी 2003 को इसको चीर निद्रा में सुला दिया। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये आती है कि डोली जो है अपनी माँ की ऐसी जुड़वा बहन थी जिसका जन्म उसके साथ न होकर बाद में हुआ था। मतलब कि डोली जो भेड़ है ये थी वाइट फेस की, और जो डोली भेड़ है ये अपनी माँ की एक ऐसी जुड़वा बहन थी जिसका जन्म उसके साथ न होकर उसके बाद में हुआ था। कैसे? देखो, डोली जो भेड़ है उसका फेस था वाइट फेस, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्लोन बनता है वो उस कोशिका का बनता है जिसका न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस किसका है? यहाँ पर फिन डोरसेट का। फिन डोरसेट कैसी? वाइट फेस वाली है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल किसका गया है? इस वाइट फेस का गया है। ये 6 वर्ष की हो चुकी थी जब इसके केंद्रक को लिया गया। तो फिन मतलब कि जो डोली भेड़ बनी थी वो अपनी माँ की, तो माँ कौन होगी इसकी? ये वाली होगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कौन है? किसका है? इसका, फिन डोरसेट का है, वाइट फेस वाली का है। तो डोली भेड़ अपनी माँ की ऐसी जुड़वा बहन थी। जुड़वा इसलिए बोला गया है क्योंकि बिल्कुल इसकी हूबहू थी, मतलब कि इसके बल्कि क्या थी? जुड़वा थी, उसकी ही जैसी थी, वाइट फेस वाली थी। जिसका जन्म इसके साथ नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ इसका जन्म नहीं हुआ। इसका जन्म, डोली भेड़ का जन्म इसके 6 साल बाद में हुआ है। जुड़वा है तो बहन होगी, लेकिन ये क्या है? जन्म जेनेटिक मटेरियल किसका है? फिन डोरसेट का है। तो इसकी क्या हो गई? इसकी माँ हो गई। जुड़वा है तो बहन होगी। अब बहन जब जुड़वा होती है तो साथ होती है, लेकिन ये क्या हुई है? जन्म मतलब कि 6 साल बाद में उत्पन्न हुई है। इसलिए डोली अपनी माँ की एक ऐसी जुड़वा बहन थी। जुड़वा इसलिए बोला गया है क्योंकि हूबहू दोनों समान थी, जिसका जन्म, डोली का जन्म इसके साथ न होकर बाद में हुआ था। अर्थात डोली अपनी माँ से देरी से उत्पन्न होने वाली जुड़वा बहन थी। डोली अपनी माँ से देरी से उत्पन्न होने वाली जुड़वा बहन थी, और डोली भेड़ जन्म से ही 6 वर्ष बूढ़ी थी। क्यों? क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो 6 वर्ष की जो भेड़ हो गई थी उससे लिया गया था। तो इस तरीके से डोली भेड़ जो है उसकी चर्चा में रहने का कारण था। ये कोई कारण नहीं था, क्योंकि डोली से पहले काफ़ी क्लोन बनाए गए थे और स्तनधारी भी थे, लेकिन वो चर्चा में नहीं रहे। उसका प्रमुख कारण ये था क्योंकि जो दाता कोशिका थी वो एम्ब्रायो की थी, भ्रूण की थी। लेकिन यहाँ पर जो दाता कोशिका है, मतलब जिसका केंद्रक है इसका, फिन डोरसेट का, और केंद्रक किससे लिया गया है? वयस्क की स्तन कोशिका से लिया गया है। इसलिए ये इसका चर्चा में रहने का प्रमुख कारण था।
उसके बाद डोली शिप के बाद हम बात करते हैं अपना प्रजननीय क्लोनिंग जो था वो हो गया था मतलब। और प्रजननीय क्लोनिंग के बाद में नंबर बी पर, क्योंकि सामान्य क्लोनिंग दो प्रकार की थी, एक तो प्रजननीय क्लोनिंग और एक चिकित्सकीय क्लोनिंग। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर चिकित्सकीय क्लोनिंग की। देखिए चिकित्सकीय क्लोनिंग क्या होती है। देखो कि किसी भी रोग के कारण, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मैं हूँ, मेरे अंदर कोई रोग हो गया, यानी कि कोई रोग होने के कारण मेरा शरीर कोई भी कार्य क्या करता है, कार्य करना बंद कर देते हैं। किसी भी ऑर्गन में, किसी भी अंग में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो यानी कि मेरे शरीर के अंदर पहली बात एक रोग होगा, तो मैं कैसा हो गया, रोगी व्यक्ति हो गया। तो जब रोगी व्यक्ति हो गया तो मेरे शरीर ने मतलब किडनी ने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। किडनी जो है उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कार्य करना बंद कर देती है। तो इस स्थिति में मेरे को क्या चाहिए होगी, एक दूसरी किडनी चाहिए होगी। मतलब कि मेरे को जीवित रहने के लिए किडनी की आवश्यकता है, और इसलिए मैं क्या करता हूँ, अंग जो है उसको क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। तो क्या किया जाता है कि ऐसी स्थिति में अंग जो होता है उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है, अंग प्रत्यारोपण किया जाता है। लेकिन अब यदि मैंने बाहर से कोई अंग लिया है, मतलब कि मैंने बाहर से कोई अंग लिया है, तो मेरा शरीर क्या करता है, उस अंग के प्रति एंटीबॉडी बनाता है। उस अंग के प्रति क्या बना लेता है, एंटीबॉडी। क्योंकि बाहर से आने वाला जो अंग होता है वो एंटीजन का काम करता है, और मेरा शरीर उस एंटीजन के प्रति क्या बना लेता है, एंटीबॉडी। और जब एंटीबॉडी बनाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, किडनी को नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। या तो तुरंत कर देगा या कुछ समय के पश्चात में क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए क्लोनिंग की गई, और क्लोनिंग के द्वारा इस समस्या का समाधान किया। और समाधान कैसे किया, देखो सबसे पहले कोई व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है। कोई व्यक्ति कौन है, रोगी व्यक्ति। ये रोगी व्यक्ति की शरीर की कोशिका है, मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर बाकी शरीर की ये कोई भी एक कोशिका ले ली रोगी व्यक्ति की, ठीक है। और उसके बाद एक ले ली उन्होंने एग सेल, और एग सेल से केंद्रक को क्या कर दिया, निकाल दिया, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस एग सेल, ठीक है। अब दोनों का इसने क्या करवा दिया, फ्यूजन करवा दिया, संकलित करवा दिया, ठीक है। ये 2n कोशिका बन गई। केंद्रक किसका है, केंद्रक किसका है, रोगी व्यक्ति का, ठीक है। जिस भी व्यक्ति की मतलब कि प्रॉब्लम है, किडनी खराब है, जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, किडनी खराब है, तो उस रोगी व्यक्ति के शरीर की कोशिका ले ली, और इसी का क्या ले लिया, एग सेल ले ली, अंड कोशिका ले ली, दोनों में क्या करवा दिया, फ्यूजन करवा दिया, ये कोशिका बन गई। इसका हो गया परिवर्धन। ये जब परिवर्धन होता है तो स्टार्टिंग में आती है मोरुला, मोरुला के बाद में बनती है ब्लास्टुला, यानी कि कोरक पुट्टी बनती है ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला में मैंने आपको बताया था कि कोशिकाएं जो होती हैं वो परिधि की तरफ जाने लगती हैं। मोरुला एक ठोस गेंद के समान संरचना होती है, अच्छे से पता है आपको। ब्लास्टुला एक खोखली गेंद के समान संरचना होती है, क्योंकि बीच में स्पेस खाली रहता है और साइड में कोशिकाएं क्या होती हैं, चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो कोरक पुट्टी है मतलब कि ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला अवस्था की अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि इंटरनल सेल ग्रुप, यानी कि आंतरिक कोशिका समूह, इंटरनल सेल ग्रुप, आंतरिक कोशिका समूह, इन कोशिका को निकाल लिया। और ये जो कोशिकाएं होती हैं भैया, ये कोशिका होती हैं स्टेम सेल। ये कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टेम सेल होती हैं। ये वाली सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टेम सेल। और स्टेम सेल जो होता है वो एक विशेष संरचना या एक विशेष अंग को निर्मित करता है, एक विशेष संरचना या एक विशेष अंग का क्या करता है, निर्माण। अब इन कोशिका को यहाँ से क्या कर लिया, पृथक कर लिया। क्या कर लिया, पृथक कर लिया। पृथक करने के बाद इन कोशिका को प्रयोगशाला में क्या किया, ले जाया गया,
और प्रयोगशाला में ले जाकर एक विशेष अंग का निर्माण करता है, क्योंकि एक स्टेम सेल है, आगे जाने के बाद एक विशेष अंग का क्या करती है, निर्माण। जैसे कि ये चलेगी आगे जाकर, एक ने बना लिया लीवर, एक ने किडनी, एक ने पैनक्रियाज, एक ने लंग्स, एक ने हार्ट। ठीक है, अब यानी कि ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं आगे चलकर किसका निर्माण करती हैं, अंग का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब ये जो अंग बना है वो किससे बना है, वो एक क्लोन से बना है। किससे बना है, क्लोन से बना है। और ये जो अंग बना है ये इस रोगी व्यक्ति की कोशिका से ही बना है। ये जो अंग बना है वो किससे बना है, रोगी व्यक्ति की कोशिका से ही बना है, कोई बाहर से कोशिकाएं नहीं ली गई हैं। तो क्लोनिंग से बना है और इसी रोगी व्यक्ति की शरीर की किसी ना किसी कोशिका से बना है। कौन, ये अंग। अब ये जो अंग बना है इस अंग को रोगी व्यक्ति में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अब इस रोगी व्यक्ति का जो शरीर जो होता है वो एंटीबॉडी नहीं बनाता है। वो क्या करेगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि बाहर से आने वाला जो अंग होता है वो कोई बाहर से नहीं आया। उस अंग का निर्माण इस रोगी व्यक्ति की कोशिकाओं से ही हुआ है, क्लोन से बना है। इसलिए ये शरीर अब क्या नहीं बनाएगा, एंटीजन नहीं बनाएगा। और रोगी व्यक्ति जो है उसको क्या मिल जाएगा, ऑर्गन। तो स्टेम सेल के द्वारा, ये क्या थी, स्टेम सेल थी। इस स्टेम सेल के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को निर्मित करने की प्रक्रिया चिकित्सकीय क्लोनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, चिकित्सकीय क्लोनिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद भ्रूणीय स्टेम सेल के द्वारा विभिन्न अंग बनाए जाते हैं, जैसे कि वृक्क, यकृत, अग्नाशय, तंत्रिका, हृदय आदि। इन सभी का निर्माण किया जाता है, जिससे एक रोगी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के रोग से क्या मिल जाती है, मतलब कि सुरक्षा मिल जाती है, उनको उपचार मिल जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, मतलब कि इम्पोर्टेंस क्या है क्लोनिंग का, चिकित्सकीय क्लोनिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि मानव उपयोगी जितने भी मतलब जीव हैं उनकी संख्या में हम गुणन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, और भ्रूण जो होता है उसको काटकर उसकी संतति की संख्या में वृद्धि की जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये भ्रूण जो है इसको काट देंगे ऐसे, क्योंकि प्रत्येक सेल कैसी होती है, ये भ्रूण है, इसकी प्रत्येक सेल कैसी होती है, टोटीपोटेंट होती है। मतलब कि प्रत्येक एक कोशिका आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण कर सकती है। इसलिए इसको यदि काट कर हम क्या कर सकते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करवा सकते हैं। और फिर नंबर 3, विलुप्त हो रही जो जाति होती हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की कोशिका को लेना है, कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसलिए विलुप्त हो रही जाति जो है उसको संरक्षित कर सकते हैं। और रोगी व्यक्ति जो है उसका स्थायी उपचार भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी हानि है, इसकी बहुत बड़ी हानि है इस क्लोनिंग की। वो हानि ये है कि एक तो ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, जटिल प्रक्रिया है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। और इसके अलावा ये क्लोनिंग है ना वो बहुत ही महंगी है, बहुत ही महंगी है। जैसे फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा मतलब कि डेफिनेशन आती है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन इसका मतलब क्या होता है, देखो कि भ्रूण को जब -198 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संरक्षित रखा जाता है तो उसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। उसके बाद में 2 वर्ड हैं, एक तो SCNT, एक आता है ECNT। S का मतलब सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी कि कायिक कोशिका केंद्रक स्थानांतरण। एम्ब्रायोनिक सेल न्यूक्लियर मतलब कि ट्रांसफर यानी कि भ्रूणीय कोशिका केंद्रक स्थानांतरण। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर था क्लोन का, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।